रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 मार्च बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो वहाँ पर वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो कुछ उगला है उसको जहर उगलना भी कह सकते हैं और चुगलियाँ लगाना भी कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बहुत दुखी है वफाकी हुकूमत से। अहम समाअत हुई है और अदालत ने बड़ा फ़ैसला जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 मार्च के लिए और 8 मार्च के लिए जो रिपोर्ट तलब की है उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे शरीफ माफिया का एक बड़ा सरगना, करप्ट सरगना आज गिरफ़्तार हुआ है लाहौर से, और ये बड़ी कार्रवाई है। कब्ज़ा माफिया का ये सहूलतकार था, रेवेन्यू का बड़ा अफसर था जो लाहौर में शरीफ माफिया के कब्ज़ा ग्रुप थे उनको सपोर्ट करता था। उसकी गिरफ़्तारी के हवाले से तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पीका तरमीमी ऑर्डीनेंस के ख़िलाफ़ आज कौमी असम्बली में भी करारदाद जमा करवाई गई है, और ये करारदाद मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगज़ेब के दस्तखतों से स्पीकर कौमी असम्बली के नाम पर यह करारदाद जमा करवाई गई है। पीका तरमीमी ऑर्डीनेंस की मनसूखी के लिए करारदाद कौमी असम्बली रूल्स 2007 की शिक 170(2) के तहत जमा करवाई गई। रूल 170(2) के तहत करारदाद कौमी असम्बली मंजूर कर ले तो ऑर्डीनेंस मनसूख हो जाता है। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डीनेंस 2022 को नामंजूर करती हूँ। अब मरियम औरंगज़ेब को चाहिए तो ये था कि वो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016, उसके ख़िलाफ़ ही करारदाद देती, अपनी हुकूमत के बनाए गए कानून को ही कह देती कि उसको ख़त्म किया जाए। अब सिर्फ अगर आपने सेक्शन 20 की हद तक जो आर्डीनेंस आया है जिसमें 3 साल से 5 साल और बाकी सोशल मीडिया हर तरह के लोगों को आपने उसके अंदर शामिल रखना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आपने निकालना है क्योंकि वो एंकर्स हैं और आपके बिहाफ पर वो काम करते हैं, तो ये इनकी दो रंगी है। मरियम औरंगज़ेब ने स्पीकर को दरख्वास्त दी कि कायदा 170 सब सेक्शन 2 के तहत पीका तरमीमी ऑर्डीनेंस की मनसूखी के लिए करारदाद ऐवान में पेश की जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हदायत पर यह करारदाद जमा करवाई गई। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन टीम के वफद को मुलाकात में शहबाज शरीफ ने पीका ऑर्डीनेंस की मनसूखी के लिए करारदाद लाने की यकीन दहानी करवाई थी। करारदाद ऐवान में रायशुमारी के लिए पेश की जाएगी। मंजूरी के बाद पीका तरमीमी ऑर्डीनेंस मनसूख हो जाएगा, क्योंकि इनसे वो करारदादें तो मंजूर नहीं होती जो जिसके ऊपर ये अपना पूरा टिल लगा देते हैं। ये जो करारदाद है पीका ऑर्डीनेंस पर बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा और जब अदालतें सामने आ जाएं तो ये फिर हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि चीज़ों को बेहतर तरीके से देखे। और फवाद चौधरी ने भी ये बात की है कि हमें पीका ऑर्डीनेंस से नहीं लेना देना, कोई बता दें फेक जो कानून है, फेक न्यूज़ है, उसके ख़िलाफ़ कोई कानून फिर आप हमें सजेस्ट कर दें। अब अटारनी जनरल साहब भी इस मामले पर देखें, अटारनी जनरल साहब इख्तलाफ कर सकते हैं, हुकूमत इख्तलाफ कर सकती है। अटारनी जनरल साहब रियासत के नुमाइंदे हैं, उनका काम ये नहीं है, वो कोई सियासी जमात के वकील नहीं है कि वो जाकर अदालतों के साथ जो उनके साथ आमने सामने हैं, उन्होंने बात करनी होती है और वो एक पुल का किरदार अदा करते हैं अदालत के और जो हुकूमत है। इस वजह से जो वो करते हैं वो भी बेहतर है। वज़ीर कानून जो वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साहब वो बैठ कर कानून बना रहे हैं। आप जो कानून बनाते हैं और फिर उसके बिहाफ पर आप अदालतों के सामने जब उस कानून को रिप्रेजेंट करते हैं या डिफेंड करते हैं, ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरह की अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की टीम में ये दो बड़े खिलाड़ी हैं, लाइक खिलाड़ी हैं। एक तरफ फ़रोग़ नसीम साहब हैं, दूसरी तरफ अटारनी जनरल साहब हैं। तो इस मामले को इतना नहीं हमें हाइप क्रिएट करनी चाहिए कि अटारनी जनरल साहब के ख़िलाफ़ कोई हम सोशल मीडिया पर एक मूवमेंट चलाएं और हम कहें कि नहीं अटारनी जनरल साहब हुकूमत के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। अटारनी जनरल साहब के ओहदे की, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है, उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो इन सारे मामलात को बेहतर अंदाज में लेकर चले, और वही है कि वो हुकूमत का अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो चीज़ है, पहले एक अटारनी जनरल साहब अदालत के काजी फाइज़ा साहब केस में ही तौहीन अदालत में घर चले गए थे। पंजाब के जो हमारे एडवोकेट जनरल अहमद अवैस साहब, ये तो दूसरा टिन्योर है, पहले टिन्योर में वो भी अदम जो तौहीन अदालत में घर चले गए थे। तो ये चीज़ें क्योंकि रियासत को चलाना है, हुकूमत को चलाना है, तो फिर चीज़ें मैनेज करनी होंगी। फवाद चौधरी ने अगर कोई बात की है, जाके पेशावर हाई कोर्ट से उन्होंने माफ़ी मांग ली है, बात ख़त्म हो गई। इलेक्शन कमीशन के साथ मामला था, हुकूमतें और जमहूरियत में ऐसा होता है, वो जाके वहाँ जाकर उन्होंने अपनी माजरत कर ली, मामला ख़त्म हो गया। तो लड़ाई ऐसी नहीं होती कि आपने बस उनके साथ जाके आपने आमने सामने खड़ा हो जाना है या आपने
कहना है कि या ये होगा या कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता। और अटारनी जनरल साहब मेरे ख्याल में उनके पास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुकम्मल इत्मीनान है और वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इत्मीनान में लेके ही सारे मामलात को देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का जो नया ज़ाब्ता अखलाक बनाने का फ़ैसला किया गया है, इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2023 और बल्दियाती इंतखाबात के लिए नया ज़ाब्ता अखलाक बनाने का फ़ैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने नए ज़ाब्ते अखलाक की तैयारी पर काम शुरू कर दिया, जिसमें तमाम पार्लिमानी जो जमातें हैं उनसे मुशावरत करने का फ़ैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम पार्लिमानी जमातों से मुशावरत के लिए 8 मार्च को इजलास तलब किया गया, जिसके लिए तमाम सियासी जमातों को दावतनामे अरसाल किए गए हैं। ज़ाब्ते अखलाक में तब्दीली से मुतल्लिक़ इलेक्शन तरमीमी ऑर्डीनेंस पर भी मुशावरत की जाएगी, क्योंकि ये मामला पहले ही अदालतों में पेंडिंग है। इलेक्शन कमीशन 8 मार्च को दिन 2 बजे तमाम पार्लिमानी सियासी जमातों से मुशावरत करेगा। दूसरी तरफ जो एक दरख्वास्त दायर की गई थी, बल्दियाती जो इलेक्शन है इस्लामाबाद में, जो ऑर्डीनेंस था बल्दियाती ऑर्डीनेंस इस्लामाबाद का, उसको चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और आज उसके ऊपर अहम समाअत हुई। असिस्टेंट अटारनी जनरल साहब भी अदालत में मौजूद थे। जस्टिस आमिर फारूक साहब इस मामले को देख रहे थे और अदालत के अंदर ये सवाल उठाया गया, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, अदालत में ये सवाल उठाया गया कि जो ये बदनीयती है हुकूमत की कि वो ऑर्डीनेंस लेकर आते हैं और उस ऑर्डीनेंस से जो बल्दियाती निज़ाम है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। बल्दियाती निज़ाम पहले का ठीक था। इसमें CDA के कुछ अफसरान ने भी ये रिट फाइल की हुई है, मुख्तलिफ वहाँ पर जो इंतज़ामी मामलात को देखने वाले हैं उन्होंने भी ये रिट फाइल की हुई है और सियासी जमातों ने भी रिट फाइल की हुई है। तो उस पर जो आज अटारनी जनरल साहब के बिहाफ पर असिस्टेंट अटारनी जनरल साहब हुकूमत के बिहाफ पर अदालत में पेश हुए, उन्होंने कहा कि हमने ऑर्डीनेंस लेकर आए हैं, हमारा मकसद है यहाँ पर इलेक्शन करवाना। अगर उस ऑर्डीनेंस में ये है कि इलेक्शन बायोमेट्रिक होगा और बायोमेट्रिक तरीक़ेकार से इलेक्शन होगा, या हम चाहते हैं कि जो नुमाइंदा है वो ऐसा चुना जाएगा, ऐसे चुना जाएगा, हमने प्रोसेस दे दिया है, रूल्स दे दिए हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हमने दे दी हैं, तो उसमें इनको क्या तकलीफ़ है और ये क्यों उसको चैलेंज करना चाहते हैं। और ये सारे सरकारी मुलाजमीन हैं और इनको ये लगता है कि कुछ ऐसा है कि इनके जो इख्तियारात हैं वो बल्दियाती नुमाइंदों को मिल जाएंगे। तो बेसिकली वो इख्तियारात बनते ही बल्दियाती नुमाइंदों के हैं जो ये मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशन जो इंतज़ामिया है ये इंजॉय करती है। इस वजह से इनकी जो दरख्वास्त है खारिज की जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत में कहा कि वफाकी हुकूमत हमारे साथ जो किसी भी सूरत में हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। अदालत ने कहा क्या आपका कहना है कि वफाकी हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन नहीं चाहती और वफाकी हुकूमत चाहती है कि बल्दियाती इलेक्शंस पोस्टपोन किए जाएँ? उन्होंने कहा नहीं, हम इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जब भी हम इजलास बुलाते हैं कोई एक इदारे के लोग आ जाते हैं, दूसरा नहीं आता, दूसरा नहीं आता, तीसरा नहीं आता। इस वजह से हमें ये लगता है कि वफाकी हुकूमत हमारे साथ ताउन नहीं कर रही और हम अदालत से कहेंगे कि वफाकी हुकूमत को कहा जाए कि वो हमारे साथ ताउन करे। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा जब भी कोई मामला हुआ, अभी ये इलेक्शन जो तरमीमी ऑर्डीनेंस आया है इसको चैलेंज करवाया गया है। ये चैलेंज होने से पहले ही इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन दे दी थी और इलेक्शन कमीशन ने, अटारनी जनरल साहब ने इनको समझाया कि आपका ये काम नहीं है इसके ऊपर एतराज़ उठाना, या आप कहें कि नहीं हम ऑर्डीनेंस के हवाले से सियासी जमातों से पूछेंगे। पार्लियामेंट ने 2 तरह के कानून बनाए जाते हैं, या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है जो पार्लियामेंट से मंजूर होकर आता है, या स्पेसिफिक जो ग्राउंड्स हैं उसकी बुनियाद पर ऑर्डीनेंस जारी किया जाता है। ऑर्डीनेंस सदर भी पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है। देखें पार्लियामेंट कौन होता है, कौमी असम्बली, सेनेट और सदर पाकिस्तान। हमारे आइन में लिखा है कि पार्लियामेंट की जब डेफिनेशन की जाएगी तो ये 3 जो अथॉरिटीज़ हैं, नेशनल असम्बली, सेनेट और जो आपकी सदर पाकिस्तान है। तो जब सदर पाकिस्तान की तरफ से ऑर्डीनेंस जारी किया जाता है तो वो भी लॉ है और आपका काम है उसको मानना। आप एक इदारा हैं हुकूमत का, रियासत का, और आपका काम है जो आपको मिलेगा, कानून मिलेगा, आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अटारनी जनरल साहब के समझाने के बावजूद इन्होंने चैलेंज करवाया मामला, और अब 8 मार्च के लिए अदालत ने फ्रीकैन को तलब किया है कि इसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इन पर्सन तलब किया गया है, सेक्रेटरी दाखिला को इन पर्सन तलब किया गया है, और अदालत ने कहा है कि अटारनी जनरल साहब भी आएँ और इस ऑर्डीनेंस के हवाले से अदालत को असिस्ट करें और फिर अदालत कानून के मुताबिक इस ऑर्डीनेंस का फ़ैसला करेगी। अब देखते हैं कि 8 मार्च को इस हवाले से क्या होता है। दूसरी तरफ जो लाहौर में बड़े अरसा रेवेन्यू का जिनको करता धरता समझा जाता है और ये साबिक तहसीलदार है, इनको गिरफ़्तार किया गया है। ये मौज़ागंज तहसील शालीमार लाहौर का तहसीलदार था और इसके बारे में ये सुना जाता है
कहा जाता है लाहौर में कि शरीफ माफिया के जितने बड़े बड़े कब्ज़ा ग्रुप थे उन सब को जो रेवेन्यू अथॉरिटी के तौर पर और रेवेन्यू बोर्ड में बैठकर और रेवेन्यू हुकाम के साथ मिलकर सबसे बड़ा फैसिलिटेटर था ये तहसीलदार असद रशीद बट। आप जानते हैं कि जो मुख्तलिफ हैं लोग हैं, अरशद रशीद बट ये शरीफ माफिया का ख़ास आदमी था। इसके ख़िलाफ़ एलिगेशन, इसको आज लाहौर से गिरफ़्तार किया गया है। इसके ख़िलाफ़ पहले भी केसेस थे, मुख्तलिफ कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ केसेस थे, उसमें अरशद रशीद बट भी था। 27 करोड़ रुपए मालियत की 9 कनाल सरकारी अराजी पर ख़ुद कब्ज़ा करवाया जो, और अपने जो फ्रंट मैन थे उनको बिठाया, एक प्लाज़ा बनाया। कब्ज़ा माफिया को सरकारी ज़मीन पर प्लाज़ा तामीर करने में मदद फराहम करने पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर की तरफ से एक रेफरेंस भेजा गया था एंटी करप्शन को। मुलज़म के ख़िलाफ़ मुकदमा था 17/2021। वो इंक्वायरी शुरू की गई थी। तहकीकात के बाद इल्ज़ाम साबित हुए और ये बात साबित हुई कि मुलज़म ने ना सिर्फ ये 27 करोड़ का जो 9 कनाल की सरकारी ज़मीन है लाहौर शहर के अंदर, उस पर कब्ज़ा करवा के सरकारी ज़मीन पर और फ्रंट मैनों के ज़रिए प्लाज़ा तामीर करवाया और वहाँ पर वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ करके अरबों रुपए कमा चुका है। बल्कि लाहौर के अंदर जो बाकी कब्ज़ा माफिया थे उनके साथ भी तहसीलदार था। अब तहसीलदार से बड़ा ओहदा तो कोई नहीं है रेवेन्यू में। एक तहसील के अंदर वो पूरी तहसील में रेवेन्यू की और सरकारी ज़मीनों का वो मालिक होता है। सरकारी ज़मीनों को हेर फेर करना और उसमें सरकारी ज़मीनें कब्ज़ा माफिया को देना, ये पटवारी से लेकर तहसीलदार यही तो सारा निज़ाम चलाते हैं। ये इनके खिलाफ एलिगेशन था। एंटी करप्शन ने कहा कि हमने 1 साल इसके ऊपर इंक्वायरी की है और हमें इतने बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं। ये सिर्फ इस मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया है, मज़ीद भी मुकदमे दर्ज होंगे उस इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक और उसमें भी उसको गिरफ़्तार किया जाएगा क्योंकि इसने बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है रियासत को और हुकूमत को और सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ों में ये मुलव्वस रहा है। अब देखना यह है कि इन सारे मामलात में क्या होता है। कल अदालत में जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।